गुड मॉर्निंग बेटा। हम बेटा ये 8 क्लास का सेकंड लेसन रीड कर रहे हैं आज हिस्ट्री का, जो कि लेसन का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। और जो आज की हमारी हेडिंग है वो है मराठों से लड़ाई, यानी अंग्रेज़ों की मराठों से लड़ाई में क्या निकलता है, यानी उसके बारे में बताया गया है। तो जैसे 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में यानी सोचने लगी थी। यानी जैसे आपने पढ़ा है कि कंपनी ने पहले बंगाल में कंपनी लगाई थी और बंगाल पर यानी वहाँ की नवाबी को ख़त्म कर दिया और स्वयं वहाँ के नवाब यानी बन बैठे। उसके बाद हमने टीपू सुल्तान का टॉपिक किया है, तो टीपू सुल्तान की भी पराजय हो गई श्रीरंगपट्टनम यानी अपनी राजधानी की को बचाते बचाते, यानी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो आज हम बेटा पढ़ रहे हैं मराठों से लड़ाई। तो 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेज़ थे वो मराठों की ताकत को भी ख़त्म करने की सोचने लगे थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना यानी चूर चूर हो गया था। 1761 में पानीपत की, ये भी याद बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो 1761 में। और मराठों का सपना था कि हम दिल्ली पर यानी शासन करेंगे, लेकिन जब अंग्रेज़ों से मराठों की हार हुई तो उनका जो सपना था दिल्ली पर राज करने का वो भी अब चूर चूर हो चुका था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में था। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडेंसरी के सदस्य थे। ये जो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, बेटा ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि जो ये कि कौन कौन से यानी इसमें राजवंश शामिल थे कन्फेडेंसी में। और आपने इसका पेशवा का भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा असाइनमेंट में कि पेशवा कौन होता है, ये एक सर्वोच्च मंत्री होता है। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय यानी प्रमुख होता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी है कि पेशवा क्या होता है। पुणे में रहता था महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर, यानी ये दोनों ही महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध राजनीतिक थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। 1 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, ये आपके याद रखें इनको। इसके बाद एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों के घुटने यानी बार बार जब उनके युद्ध होते रहे तो हर बार यानी मराठों को ही पराजय का मुंह देखना पड़ा। पहला युद्ध हुआ बेटा 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा का युद्ध बेटा 1803 से शुरू हुआ था और 1805 तक चला। कई मोर्चों पर यह लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना में उत्तर में स्थित यानी आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग, यानी जब दूसरा युद्ध हुआ तो ये कई भाग अंग्रेजों के कब्जे में हो गए। तीसरा युद्ध बेटा 1817 से 19 तक चला। तीसरे युद्ध में मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को यानी पूरी तरह यानी मराठों की हार हुई और मराठों को घुटने टेकने पड़े। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास यानी बिठूर में भेज दिया गया, पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर यानी कंपनी का नियंत्रण हो गया था। इस तरह बेटा मराठों की शक्ति मराठों की शक्ति खत्म हो गई। कन्फेडेंसी की बेटा ये आप वर्ड इसका अर्थ भी याद कर सकते हैं। कन्फेडेंसी का अर्थ होता है गठबंधन। तो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है बेटा किस तरह यानी मराठों की विजय हुई, वो हार हुई और उनको जो दिल्ली पर उनका सपना था यानी शासन करने का वो किस तरह से चूर चूर हो गया। अब पढ़ते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट हेडिंग है सर्वोच्चता का दावा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति की ओर चल पड़ी। आक्रामक नीति होती है बेटा कि ये एक तरह से कूटनीति ही होती है। लॉर्ड हेंगिस्ट से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, यानी कंपनी ऐसा मानती थी कि जो हम अगर शासन अपने हाथों में ले लेंगे तो जो शासन चलाने की जो नीति है हमारी वो बिल्कुल सर्वोच्च है यानी सबसे अच्छी है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है।
अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों के अधिकरण करने या अधिकरण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती है। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों में भी दिखाई देती रही। इसके बाद है बेटा हमारी, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य के कब्जे में लेने का प्रयास किया तो वहां की रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए यानी अंग्रेजों के खिलाफ और आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, किसको? रानी चेन्नम्मा को। और 1829 में यानी रानी चेन्नम्मा को जेल में डाल दिया गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें अंग्रेजों ने यानी पकड़कर 1830 में बेटा उनको भी फांसी पर लटका दिया, किसको? चौकीदार रायना को। और इस प्रकार यानी और भी यानी दूसरे उदाहरण है जिस प्रकार यानी अंग्रेजों ने अनेक क्षेत्रों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद है बेटा हमारा 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस के प्रभाव से पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत में भी वह अपनी चपेट में ना ले ले। तो इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की यानी दाल नहीं गलने दी। किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। और 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के दो लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अपना अधिकरण कर लिया। यानी जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तो उनकी अंग्रेजों की यानी वहाँ पर दाल नहीं गलने दी। लेकिन जब बेटा 1839 में महाराजा रणजीत की मृत्यु हो गई तो 1849 में यानी अंग्रेजों ने वहाँ पर के क्षेत्र पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आती है विलय नीति। विलय नीति देखो क्या थी। अधिकरण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर बने लॉर्ड डलहौजी के शासन में चले। तो आपका क्वेश्चन ये आएगा बेटा विलय नीति किसने चलाई? तो आपने याद रखना है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि आप ये देखेंगे विलय नीति थी क्या, कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होगा, यानी उनके वंश का कोई भी वारिस नहीं बन पाएगा। इसको कहते थे विलय नीति। और उसकी यानी जो रियासत है यानी राजा मरने के बाद जो भी उसके पास धन दौलत है वो सारा यानी कंपनी के हिस्से में आ जाएगा, यानी कंपनी पर उसका अधिकार हो जाएगा। और इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासत जैसे सितारा ये है बेटा जिसका कंपनी पर बार बार अधिकार हुआ। जैसे सतारा का राजकुमार मरने के बाद यानी सबलपुर में, उदयपुर में, नागपुर में, झांसी में अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। यानी जैसे हमने पहले भी पढ़ा, इसमें भी लिखा हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी यानी मांग की थी कि भाई उसके मरने के बाद उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठा दिया जाए, तो यानी अंग्रेजों ने उसकी मांग को ठुकरा दिया था। तो ये थी बेटा विलय नीति। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। ये एक नंबर के क्वेश्चन है बेटा, 1856 में लिया था, यानी अवध को कब कब्जे में लिया गया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उसने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। यानी इस प्रकार की बातें उन्होंने रखी कि इसलिए वे अवध पर कब्जा करने के लिए मजबूर हैं। यानी राजा को ही यानी अवध के राजा को ही गलत ठहराया गया कि जो इसका शासन है वो बुरा है और उस बुरे शासन से बचाने के लिए हम मजबूर हैं कि अवध पर हमें कब्जा करना होगा। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर यानी जब अवध के नवाब को गद्दी से हटाया गया तो वहाँ के लोग गुस्से से भड़क गए और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में यानी जब 1857 में महान विद्रोह हुआ तो अवध के लोगों ने भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इसके बाद बेटा हमारी हेडिंग आती है नए शासन की स्थापना। तो गवर्नर जनरल बेटा वारेन हेंगिस्ट उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में यानी अहम भूमिका निभाई। हेंगिस्ट ने कंपनी का शासन फैलाने में यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वारेन हेंगिस्ट के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि किस किस पे, शुरू में तो बंगाल पे, फिर मद्रास यानी इनकी भी सत्ता हासिल कर ली। और ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था, बंगाल, मद्रास और बम्बई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 प्रेसिडेंसी शहरों के नाम बताओ, तो उसमें क्या क्या कौन कौन शामिल है, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेंगिस्ट ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार यानी उल्लेखनीय हैं। इसके बाद बेटा 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। 1772 में देख, इस व्यवस्था का प्रावधान था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। 1772 में क्या, एक तो बेटा फौजदारी अदालत, दूसरा दीवानी, ये भी याद रखें आप। दीवानी अदालत के मुख्य यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें काजी मुक्ति के अंतर्गत होती थी। ये काजी और मुक्ति बेटा इनकी डेफिनेशन भी है यहाँ पे, आप इनको भी अच्छे ढंग से याद करें। काजी होता है एक न्यायाधीश और मुक्ति होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायाधीश जो कानूनों की व्याख्या करता है। ये महाभियोग भी बेटा आपने याद करना है, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं, आप इनको अच्छे ढंग से याद करें। इसके बाद बेटा एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों के अलग अलग व्याख्या कर देते थे। यानी जैसे पंडित इनकी व्याख्या करते थे कानूनों की, तो वे अपने अपने हिसाब से यानी धर्मशास्त्र के हिसाब से सब पंडितों की व्याख्या जो है बातें अलग अलग होती थी। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1700 यानी सभी की जो व्याख्या है एक जैसी हो, यानी इस भिन्नता को खत्म करने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निमादत अदालत की भी स्थापना, ये बेटा आपने याद रखनी है, इनकी भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता है बेटा कलेक्टर का। न्यायाधीश पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। उसका कार्यालय कलेक्ट यानी सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बना था, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया। नेक्स्ट बेटा हेडिंग है हमारी कंपनी की फौज। ये हेडिंग बेटा हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।